वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सैल्यूट है उन सभी को जो संडे में भी प्रॉपर टाइम पर उठकर अपने लेक्चर को देख रहे हैं, सातों के सातों दिन अपने शेड्यूल को बिल्कुल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। आसान काम नहीं है यार, ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से अपने पैटर्न को ऐसे ही आप लोग फॉलो करते रहिए। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मंडे को पहुंचूंगा अपने फ्लैट पर, जहां पर मैं नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। अभी मैं थोड़ा बाहर था, इसकी वजह से जो आवाज़ है वो आप लोगों की थोड़ी चेंज आ रही होगी, क्योंकि माइक जो है वो मैं अभी फिलहाल दूसरा यूज़ कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए सुबह सुबह कुत्तों की भी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। कुत्ते उड़ गए हैं अब तक इंसान बहुत सारे सो रहे हैं। तो ये देखो सुबह सुबह उठकर वो अपने काम में लग गए, जो उनका काम होता है भौंकने का तो आप लोग भी अपने दिन को अच्छे से टाइम से स्टार्ट किया करो। कितनी प्यारी बात बोली गई है, समय आपका है, या तो उसे सोना बना लो या फिर उसे सोने में गुजार दो। देखिए जिंदगी में ना आप लोगों को अपना जो टाइम ड्यूरेशन अगर आप लोग देखोगे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जब पहले स्टार्टिंग में जब हमारा बचपन होता है तब हम लोग लाइफ को अपना बिल्कुल मजे में एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी होंगे, कई सारे क्या मैं भी उनमें से एक था। जब छोटा था तो ये लगता था कि यार जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं, अपना जल्दी से जल्दी मतलब बड़े वाली जो लाइफ होती है उसको जीना कोशिश करते थे। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो बच्चों वाली लाइफ है यार वो मिल जाए, फिर से कहीं से फिर से स्कूल में जाने वाली जिंदगी स्टार्ट हो जाए, वो वाली लाइफ हम लोग मिस करने लगते हैं। और फिर जब हम लोग बुढ़ापे में पहुंचेंगे जब कभी, तो फिर हम लोग ये दोनों पीछे वाली लाइफ जो है वो मिस करने लगते हैं। पर लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, जो सबसे बड़ी चीज हम लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि जहां पर हम लोग हैं उसको हम लोग एंजॉय नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग इतना एंटरटेन नहीं अपने आप को रख पाते हैं, उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कभी पास्ट के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं तो कभी फ्यूचर के बारे में सोचकर इरिटेट होते हैं। पर लेकिन प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में हम लोग अगर एक बार उसको चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दें तो जिंदगी जो है वो एकदम शानदार बन जाएगी। यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। कुत्ता आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सा आज इसको भी आप लोग एंजॉय कर लेने दो। ये भी एक अच्छा लेक्चर रहेगा, आप लोग बोलोगे कि साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप लोगों को मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है इंपॉर्टेंट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो डे है। आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल जो है इस साल के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। एक तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो, हमारी कंट्री में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर हम लोग आए, NEP जिसको हम लोगों ने बोला, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारी कंट्री में तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। इससे पहले हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो थी यहाँ पर 1968 में, दूसरी जो आई वो आई 1986 में, और तीसरी जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई अभी लास्ट ईयर 2020 में। तो अब तक हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री में, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंटर में सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट में स्टेट लॉ बनाता है और कॉन्करेंट में दोनों लॉ बनाते हैं। पहले जो एजुकेशन था वो था स्टेट लिस्ट के अंदर में, पर लेकिन हमारी कंट्री में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, उसमें एजुकेशन को हमारी कंट्री में जो स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। यानी कि अब यहां पर इसमें सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो एजुकेशन के ऊपर हमारी कंट्री में दोनों काम कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए जो एजुकेशन है ना वो एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग एक इंसान को ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हैं, ह्यूमन कैपिटल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास में एक अच्छी एजुकेशन है और अच्छी हेल्थ है उस इंसान के पास में, तो वो आगे चलकर इंप्लॉयमेंट करेगा और देश की अर्थव्यवस्था, देश की GDP, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। तो एक तरीके से कैपिटल की तरीके से काम करेगा। कैपिटल जैसे कि आप लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर, मशीन कोई खरीद कर लेकर आते हैं। आप लोगों ने क्या किया, फोटोकॉपी की एक मशीन खरीद कर लेकर आए और फिर उस मशीन से फोटोकॉपी कर आप लोग मार्केट में बेच रहे हैं, उससे आप लोग पैसे कमा रहे हैं, तो कैपिटल जनरेट हो रही है। तो कहीं भी ऐसी जगह पैसा लगाना जिससे आप लोग अपने आप फिर से पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप लोगों ने शब्द सुना ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजों को ज्यादा फोकस देते हैं, यानी कि पैसा लगाकर फिर से पैसा कमाने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैटेगरी में आप लोग डाल देते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात करूं तो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बना देता है एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में यहां पर हम लोगों ने बात की। तो ये एक आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा।
जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24 जनवरी जो है यहाँ पर ये 2021 ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफी ज्यादा हैम्पर हुआ कोविड-19 की वजह से एजुकेशन, तो उसकी वजह से भी ये न्यूज में है। अगर बात करें जो रोल है एजुकेशन काफी बड़ा रोल प्ले करता है, एक तो शांति बनाए रखने के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जो अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो अपनी एनर्जी को फालतू में वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एक तरीके से वो अपने जो टाइम का इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए नजर आते हैं। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि कहां पर अपनी एनर्जी को यूज करना है और कहां पर अपनी एनर्जी को बचाना है। तो ये काफी एक आप लोगों को एजुकेशन एक काफी अच्छे लेवल पर लेकर जाती है। अगर बात करें यहां पर अब की बार की थीम के बारे में, तो रिकवर और इसी के साथ में रिवाइटाइल, एक तरीके से रिवाइटल, जो रिवाइटल का नाम आप लोगों ने सुना तो उसी के नाम से इसको निकाल कर लाया गया है, रिवाइटलाइज, ठीक है। तो ये करना है एजुकेशन को, यानी कि फिर से आप लोगों को रिकवर करना है और बढ़ाना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से चीजें खराब हो गई थी। तो एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन, जो कोविड-19 की वजह से जो समाज अभी काफी ज्यादा पीछे चला गया है, तो उसको एक पैटर्न में लाकर फिर से उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बने तो याद जरूर रखिएगा। एक सेक्शन मैंने आप लोगों को कवर करा दिया अभी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री की आई है। एक और सेक्शन है एजुकेशन का जहां से बड़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को कवर करा देता हूं। हमारी कंट्री में अगर बात करें जो राइट टू एजुकेशन के बारे में, आप लोग राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी कंट्री में इसको राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको राइट टू एजुकेशन बोल देते हैं। हमारी कंट्री में 2009 में पार्लियामेंट के द्वारा ये राइट पास किया गया और इसमें यह बोला गया कि हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं जिनकी जो एज है 6 से लेकर 14 साल तक, उनको आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। और एजुकेशन प्रोवाइड कराना उनके लिए एक तरीके से फंडामेंटल राइट बन गया उनका। आप लोगों को ये एक तरीके से उनको प्रोवाइड करानी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कहां पर इसको रखा गया, इसको रखा गया आर्टिकल 21A के तहत। तो आर्टिकल 21A के तहत यहां पर जब इसको रख दिया गया, तो आप लोगों को पता है जब आप लोग संविधान में जाएंगे तो संविधान में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आर्टिकल जो 21 है, 21 के अंदर यहां पर इसको डाला गया है अमेंडमेंट करके, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब पॉलिटी पढ़ाई बताया था, जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल वर्ड लिखा होता है इसका मतलब ये अमेंडमेंट करके संविधान में इसको यहां पर डाला गया है। तो ये क्या हो गया, यहां पर ये फंडामेंटल राइट हो गया, यानी कि अगर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, उनकी अगर एजुकेशन कंप्लीट आप लोग नहीं कराते हैं, ठीक है। तो कोर्ट जाएंगे तो इसका मतलब ये कि उनके वो राइट बन गए, वो उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। आज की डेट में हमारी कंट्री 135 कंट्री में आ चुकी है जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराती है बच्चों को एजुकेशन के तौर पर। तो इसको जो इंप्लीमेंट किया गया हमारी कंट्री में, ये जो एक्ट था 2009 में पास किया गया और 1 अप्रैल 2010 में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। एक और एंगल में आप लोगों को यहां पर बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी आप लोगों को पढ़ाने को मिलती है, तो आज मूड है तो आज इनको सुन लो आप लोग। पहला मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, दूसरा मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताया कि एक फंडामेंटल राइट है। अब तीसरा यहां पर ये फंडामेंटल ड्यूटी की कैटेगरी में भी आता है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। फंडामेंटल जो ड्यूटी ऐड की गई थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया 1976 में, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, पर इंदिरा गांधी जी को लगा यार जब हक दे रखे हैं आप लोगों को, राइट दे रखे हैं, तो राइट के साथ में ड्यूटी भी आनी चाहिए। तो इनके द्वारा जो फॉलो किया गया वो था स्पाइडरमैन मूवी, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप लोगों के हाथ में पावर है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो फंडामेंटल राइट है सॉरी, तो आप लोगों के हाथ में ड्यूटी भी होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, फंडामेंटल ड्यूटी यहां पर ऐड की गई। ओरिजिनली अगर आप लोग इनको देखेंगे यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टोटल मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी संविधान के अंदर में, पर लेकिन आगे चलकर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर ये 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी यहां पर ऐड कर दी, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी। अब यहां पर क्या ऐड किया गया, ये कि एवरी पेरेंट्स जो हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं, तो यहां पर उनकी ड्यूटी का वो हनन कर रहे हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी, वो मूवी जो है वो बच्चों और टीचर के बारे में बात कर रही है, ठीक है। उसकी जो मूवी का जो नाम है मैडम गीता, आप लोगों ने देखा भी होगा उस मूवी को, शायद मैंने उसकी कई सारी क्लिप भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। उसमें एक सीन ये है कि पेरेंट जो है बच्चों को
स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, तो पुलिस उनके घर पहुंच जाती है कि बच्चों को आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो बच्चे को एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट उसका किया जाए, एक तरीके चीज़ों को समझ सके, तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि हम लोग को इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये सारी बातें हैं यहाँ पर एजुकेशन के बारे में। तो क्या क्या कवर कर लिया इसमें, हम लोगों ने डे देख लिया, उसकी थीम देख ली, इसी के साथ में एक टॉपिक हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देख लिया, दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन के बारे में देख लिया, और तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लिया। तो इनसे अलग अलग अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का लेक्चर में आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट रखने वाला हूं, जो पुराना क्विज था ना तो उसका रिवीजन करेंगे, और ना ही आज नया क्विज में डालूंगा। रीजन ये है कि वीडियो जो है थोड़ी छोटी में रखूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी मैं थोड़ा बाहर हूं तो अपलोड करने में वरना बहुत ज्यादा टाइम मुझे लग जाएगा। मेरे जो फ्लैट है वहां पर तो वाईफाई वगैरह सारी चीजें स्टेब्लिश कर रखी है, पर यहाँ पर मुझे मोबाइल से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर को भी थोड़ा छोटा रखेंगे और कुछ काम की चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि लेक्चर भी लंबा ना बने और आप लोग का जो कंटिन्यूटी भी बनी रहे जो डेली उठते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर नहीं आएगा, तो कुछ लेक्चर जरूर आएगा ताकि आप लोग कंटिन्यूटी में लगे रहें। तो ये भी है कि टाइम भी पास नहीं करेंगे, अच्छे से चीजें डिस्कस भी कर लेंगे, आप लोगों को ये भी लगेगी हाँ उठने के बाद में कुछ सीखने को नया मिला है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि यार फालतू में उठ गए, तो वो भी फीलिंग नहीं आएगी आप लोगों को। तो इसलिए प्रॉपर वे में चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग बात करें नेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे, तो ये जो न्यूज है ये एयर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको CAQM बोल रहा है, NCR वाले रीजन में, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में, इसके साथ में मिलकर कोशिश ये की जा रही है कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जहां जहां पर भी जो पॉल्यूशन है उसको सुधारा जाए। सबसे पहले फोकस है NCR वाले रीजन में, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जो कि यहां पर वेब और इसी के साथ में GIS, इसका मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मल्टी मॉडल बेस्ड ऑपरेशनल एंड प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट टूल। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जहां जहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, पॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे कैसे चेक किया जाता है। अगर आप लोग अपनी सिटी के बारे में जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो इसको जाकर चेक जरूर कीजिएगा कि हमारी अपनी कंट्री के अंदर, अपनी जो सी सिटी में भी आप लोग रहते हैं, वहां पर एयर की क्वालिटी कैसी है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 0 से 50 की कैटेगरी में अगर बोले जो इंडेक्स है, इसमें गुड कैटेगरी में आप लोग रहते हैं। रेयरली कोई ऐसा एरिया है जहां पर ये कैटेगरी देखने को मिलती है, मैक्सिमम कैटेगरी से ऊपर ही देखने को मिलती है। 51 से 100 में सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है भैया काम चलाओ है। 101 से लेके 200 तक का मॉडरेट कैटेगरी में है, 201 से लेके 300 तक का पुअर कैटेगरी में है, 301 से लेके 400 तक का वेरी पुअर कैटेगरी में है, और 401 से लेके 5 तक का। तो ऐसा है कि अगर आप लोग हष्ट पुष्ट इंसान भी है ना, तो आप लोगों को भी बीमार करने की ताकत रखता है ये वाली कैटेगरी, जो कि मैक्सिमम आप लोगों को NCR वाले रीजन में, या फिर जो हमारी कंट्री में वो वाली सिटी है जो काफी ज्यादा डेवलप है, वहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, जो बेसिकली ये चेक की जाती है चीजें एयर की क्वालिटी कैसी है, तो एक सिस्टम है जिसको सफर बोलते हैं। तो ये सफर नहीं है, सफर जो सफर होता है ये सफर है तय करने वाला सफर। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, तो ये जो सफर है हमारी कंट्री में एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उनको हम लोग अच्छे से चेक कर सकें कि हमारी कंट्री में एयर की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से चीजों को समझकर चल रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में जो सिटीज हैं, वो सिटी जो शहर हैं, वही हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो GDP है, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं, उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक तरीके से पावर हब माना जाता है सिटीज जो होती हैं, जो बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर में, तो उनका सही रहना काफी ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, हेल्थ की सेक्टर की फैसिलिटी चाहिए, या फिर जो भी आप लोग अच्छी फैसिलिटी चाहिए, आप लोग सिटी की तरफ को भागते हैं, और पता चला सिटी इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है, वो आप लोगों को बीमार करने के लिए तैयार रहती है। तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, खासकर अगर बात करें पोल्यूशन को लेकर। तो पोल्यूशन की वजह से बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चों की जान जाती है, बुजुर्ग की जान जाती है, इसी के साथ में बहुत सारे लोग जो हष्ट पुष्ट है वो भी बीमार होने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग को पोल्यूशन के साथ में फ्री में मिलती है। ओके, अगर बात करें हम लोग इंडिजिनियसली हम लोग के द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया, और अच्छी बात यह कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसको अप्रिशिएट किया गया कि बहुत शानदार सिस्टम है, दूसरी कंट्री भी इसको फॉलो करके चल सकती है। इंडिजिनियसली हमारे द्वारा डेवलप किया गया, अपने आप हम लोगों ने डेवलप किया। हमारी कंट्री में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, जिसको IITM आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा डेवलप किया गया, जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर में है। पुणे आज के डेट में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है,
तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविड सेल जो वैक्सीन है उसको बना रहे हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में, जो कि काफी लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ये जो बेसिकली आईआईटीएम है, ये तो बनाया तो गया सिस्टम आईआईटीएम के द्वारा, जो कि सफर सिस्टम है, पर लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको करता है आईएमडी, जिसको बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है बताइए तो जरा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये यहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? इसमें जो पोल्यूटेंट होते हैं जिनको ये मॉनिटर करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलिन, इसी के साथ में जाइलिन, मरकरी। तो कई सारे ऐसे जो काफी ज्यादा हमारी जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारे इसके द्वारा चेक किए जाते हैं। और आईएमडी जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर में आप लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो यही सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पर्टिकुलर अगर एयर क्वालिटी को आप लोग को मेंटेन रखना है तो अगर आप लोग इसके बारे में आगे देखिए तो जो भी स्टैटिक और डायनामिक फीचर हैं, खासकर उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, ताकि सोर्स को भी समझा जा सके हमारी कंट्री में कि पोल्यूशन कहां से निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में जो ट्रांसपोर्ट है, पावर प्लांट है, रेजिडेंशियल जो भी एरिया है, रोड, डस्ट, एग्रीकल्चर, बर्निंग, जो भी रेजिड्यू बचता है उसको बर्न कर देते हैं। कुछ बचा घर में, आप लोगों ने उसको जला दिया। अब तो सर्दी चल रही है तो उल्टी सीधी चीजें जलाई जाती हैं कई बार, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए हम लोग को। जैसे पॉलिथीन है, इनको कभी नहीं जलाना चाहिए, बहुत ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर भी और हमारी सेहत के ऊपर भी। डस्ट, अमोनिया, ये सारी चीजें जो निकल कर आती हैं, ये सारी बेसिकली इन सबको हम लोग को देखना चाहिए कहां से पोल्यूशन निकल कर आता है। और अपना जो कैटेगरी है मैक्सिमम हम लोग को 0 से लेकर 100 के अंदर अंदर रखना है। अगर इससे बाहर चला गया तो फिर काफी ज्यादा हेल्थ को नुकसान पहुंचाता हुआ ये नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये स्टेट के बारे में यहाँ पर बात करिए, यानी कि राज्य से रिलेटेड न्यूज है। राज्य के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक हाथी यहाँ पर डूब गया था और उसको यहाँ पर बचाया गया। कहां पर ये पर्टिकुलर एरिया कहां पर था? ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, कर्नाटका के अंदर में, जहां पर एलिफेंट को रेस्क्यू किया गया, ठीक है। ये था यहाँ पर नुगु रिजर्व, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर इसको निकाला गया। अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में जो बेसिकली टाइगर रिजर्व है, इसके पास में ये हाथी बचाया गया। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें हमारी कंट्री में टाइगर सेंसस के हिसाब से, तो कर्नाटका जो है हमारी कंट्री में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंट्री में, ठीक है। किसके बाद में? मध्य प्रदेश के बाद में। आप लोगों को याद होगा, मैंने टाइगर सेंसस आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो यहां पर आप लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। टाइगर सेंसस हमारी कंट्री में कब स्टार्ट किया गया था? 2006 में स्टार्ट किया गया था, जब हमारी कंट्री में 1411 टाइगर थे। 2010 में ये हो गए 1706, 2014 में ये हो गए 2226 और 2018 में ये कितने हो गए? ये हो गए 2967। तो टोटल मिलाकर ये 4 बार अब तक सेंसस कंडक्ट कराया जा चुका है। नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो होगा 2022 में। तो अब तक का 4 बार सेंसस कराया गया है और 4-4 साल के गैप पर ये सेंसस कंडक्ट कराया गया है। तो इस सेंसस में जब कंडक्ट कराया गया अब की बार लेटेस्ट, तो सबसे ज्यादा जो टाइगर देखने को मिले ये है 526, कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। और दूसरे नंबर पर है कर्नाटका 524 और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड, जिसमें है 442, ठीक है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है 312 और 5वें नंबर पर तमिलनाडु। तो कम से कम 5 राज्य आप लोग यहां पर इसके याद रखते हैं जहां पर टाइगर सेंसस जो है वो कंडक्ट कराया गया और 5 सबसे ज्यादा जो टाइगर वाली संख्या के राज्य देखने को मिले। जब चीजें न्यूज में रहती है तो आप लोगों से ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो कि आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। तो बात की जा रही है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये स्टैब्लिश किया गया 1973 में। तो 1973 में अंडर टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में ही स्टार्ट किया गया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, ओके। नेक्स्ट अगर आप लोगों से मैं बातें करूं 1985 में यहां पर अगर बात करें तो जो एरिया है ये यहां पर वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क, यहां पर इसी के साथ में यहां पर बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, तो इसके साथ में यहां पर ये कनेक्टेड नजर आएगा। और नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ठीक है, तो ये भी इसके पार्ट है, ठीक है। इट फॉर्म ए पार्ट, तो इसका पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट रिवर है ये है काबिनी रिवर, जो कि नॉर्थ में, और इसी के साथ में मोयार रिवर है यहाँ पर साउथ के अंदर में। तो इसके नॉर्थ में है काबिनी रिवर और साउथ में है मोयार रिवर। इसी के साथ में जो इसके अंदर से होकर गुजरती है वो है नुगु रिवर, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं यहां पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, तो बोला जा रहा है कि 3 जो सब स्पीसीज यहां पर एशियन एलिफेंट की आप लोगों को देखने को मिलती हैं। यहां पर आप लोगों को इंडियन, इसी के साथ में सुमित्रन और श्रीलंकन। सुमित्रा आइलैंड आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कहां पर है ये आप लोग एक बार देख लीजिए। ये यहां पर आप लोग देख लीजिए इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे जो एलिफेंट पाए जाते हैं उसकी सब स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर पाई जाती है। ये इंडोनेशिया हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जावा सी आप लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये है यहां पर बांदा सी। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ये सुमित्रन, इसी के साथ में श्रीलंकन। तो 3 कैटेगरी के आप लोग यहां पर एलिफेंट देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात करूं तो बात की जा रही है IUCN। IUCN क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसकी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 के हिसाब से शेड्यूल फर्स्ट में आता है। तो और आप लोगों को याद होगा मैंने अभी शेड्यूल फोर्थ भी पढ़ाया था और बोला था कि फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें उन जो बेसिकली चीजों को रखा जाता है जिनके ऊपर ज्यादा टाइट तरीके से चीजों को रखने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई गलती हो रही है तो वहां पर चीजों को सुधारा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर गज यात्रा निकाली जाती है। इसी के साथ में माउंटेनिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, जिसको माइक के नाम से जानते हैं, ये प्रोग्राम भी चलाया जाता है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। तो ये सारे प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलाए जा रहे हैं ताकि एलिफेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछे तो आप लोग आइडिया रखेगा। हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की किसके बारे में? कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में राज्य है जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा को टच करता है। तो 6 राज्य टोटल मिलाकर कर्नाटका को टच करते हैं। जब तक तेलंगाना 2014 तक नया राज्य नहीं बना था तब तक 5 राज्य टच करते थे। अब यहां पर तेलंगाना नया राज्य बन गया तो अब 5 की जगह 6 राज्य टच करने लगे हैं कर्नाटका को भी। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक डिफेंस न्यूज है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते हैं ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये बात की जा रही है एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है कवच। कवच आप लोगों ने सुना होगा, कवच कुंडल करण के कवच कुंडल जो थे वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, पर लेकिन उसके लिए उसको वहां पर महावीर करण के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने दानवीर करण भी सुना होगा क्योंकि आखिरी में उनको भी वो दान कर देते हैं। उसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है बाद में आकर क्योंकि उनके पास से कवच और कुंडल भी चले जाते हैं। हालांकि वो सारे छल और कपट कई सारी चीजें वहां पर यूज की गई और कहीं ना कहीं ये भी होता रहता है कि वो भी एक गलत साइड में थे, तो इसलिए चीजें आप लोगों को देखने को मिली महाभारत के अंदर ये सारी चीजें। अच्छा, महाभारत आप लोगों ने में कितने लोगों ने देखा और कितने लोग ये चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, कवच कुंडल एंड ऑल दीज थिंग्स? तो अगर नहीं तो कम से कम ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को कुछ चीजें दिखाती हैं अपनी जो कंट्री की हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके बारे में। तो ये कभी भी टाइम मिले इनको जरूर देखिएगा। कम से कम बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैठकर आप लोग पोथे पुराण पढ़ने लोगों, पर हाँ बेसिक चीज तो कम से कम कंट्री के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। एक्साइज कवच के बारे में बात की जा रही है। तो एक्साइज जो कवच है यहाँ पर ये इन्वॉल्व करती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। याद रखना कवच के बारे में बात की जा रही है तो 4 चीजें आप लोग यहां पर कवर देखने को मिलेगी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सारी मिलकर यहां पर ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट कराई जाती है इनके द्वारा, और यहां पर किसके अध्यक्षता में कंडक्ट होती है? तो ये होती है अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है, ANC जो कमांड है, ANC कमांड जो है इसकी अध्यक्षता में ये कंडक्ट होती है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अंडमान निकोबार जो कमांड है हमारी कंट्री में ओनली ज्वाइंट फोर्स कमांड है हमारी कंट्री में इकलौती, यानी कि ये ज्वाइंट फोर्सेस की कमांड है हमारी कंट्री में, जिसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर के अंदर में है, अंडमान निकोबार के अंदर। फाउंड किया गया था 2001 में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राई जो सर्विस का मतलब रहता है कि ज्वाइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटी को देखना, एक तरह का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको स्टैब्लिश करना, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत होती है किसी कंट्री के साथ में तो सारी जो फोर्सेज हैं उनको एक साथ यूज कर सकें, यानी कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड सबको एक साथ में लाकर सिंक्रोनस वे में हम लोग काम कर सकें। तो ये पर्पज होता है सबको इस तरीके से यूज करने का। मैरीटाइम सर्विलेंस एसिड्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आते हैं एयर में, मैरीटाइम स्ट्राइक, एयर डिफेंस, सबमरीन, लैंड ऑपरेशन, हर एक लेवल पर यहां पर तैयार होने की कोशिश की जाती है कि कल को अगर किसी के साथ में कोई दिक्कत हो रही है तो मिलकर काम कर सकें। इसी के साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया। तो इसी के चलते जो बोल रहे हैं जो इंटरनल जो कोऑपरेटिंग एक तरीके से इंटरनली कैसे कोऑपरेट करके चलते हैं। इसी के साथ में जो इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकन्सेंस जो ISR जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से जो वॉरफेयर के टाइम पर कैसे सर्विलेंस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक, ह्यूमन इंटेलिजेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि हर एक लेवल पर तैयार रहने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहां पर ये कवच नाम रखा गया ताकि अपनी कंट्री को हर एक लेवल पर हम लोग सिक्योर कर सकें। नाम ही कवच रख दिया गया तो कहानी खत्म हो गई ना फिर। तो कवच का मंडल ही है कि एक तरीके से आप लोगों को कवच में बिल्कुल समेट कर रख दिया गया ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम देखने को न मिल सके। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है, यहां पर एक इंटरनेशनल न्यूज है। हालांकि ऐसी हरकतें चाइना जो है पास्ट में भी कई बार कर चुका है, पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी ये हरकत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो चाइना के द्वारा वहां पर एक नया गांव बसा लिया गया है।
ये है अगस्त 2019 में, यहां पर आप लोग कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। और अगस्त से नवंबर के बीच बीच में यहां पर इसने पूरा एक गांव बसा दिया है। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं। और ये आप लोगों को पता होगा कि स्टेपल वीजा करके जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको यहां पर ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनको ये बोलता है कि ये हमारा ही पार्ट है, आप लोगों को अपनी ही कंट्री में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं। यानी कि बोलता है ये चाइना इस तरीके से हरकतें इसकी देखने को मिलती है। तो यहां पर ये कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है एलएसी वाले रीजन में देखने को मिल रही है। तो नवंबर 2019 से लेकर ये नवंबर 2020 के एक साल के अंदर अंदर इसने एलएसी के आसपास वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में, तिब्बत से सटे हुए रीजन में, जो कि यहां पर सारी चाऊ जो रिवर है, यहां पर टी जो है टिसारी या फिर सारी चाऊ रिवर आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये है यहां पर सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसमें यहां पर इसके द्वारा स्टेब्लिश कर लिया गया। आसाम राइफल जो है यहां पर जो चाइनीज फोर्स है उनके द्वारा अटैक किया गया था आसाम राइफल के ऊपर 1959 में, जिसको आप लोगों ने लोंगजू इंसिडेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो चाइना ये बोलता है हमने कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है, ये हमारा पार्ट है और हम अपने ही एरिया में काम कर रहे हैं, इसलिए हमको किसी से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है कि अपने घर में हम लोग कुछ भी करें। अगर आगे बढ़ूं आप लोगों से थोड़ी सी बातें और करूं तो ये एटलीस्ट 2 किलोमीटर साउथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन जिसको चाइना कभी मानता ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। आफ्टर 1962 की वॉर के बाद में इंडिया के द्वारा पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया गया इस पर्टिकुलर रीजन में, जहां पर ये ऑलरेडी यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए भी यहां पर इनको ये इतनी हिम्मत मिल गई ये काम करने की। और ऐसा नहीं है हमारे साथ ही ये काम कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोग कुछ दिनों पहले बताया था, यहां पर ये है यहां पर पेंगड़ा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो 2 से 3 किलोमीटर भूटान के अंदर जाकर इन्होंने एक गांव बसा दिया और बोला जाकर कि हमारा एरिया है भूटान के अंदर में। तो समझ सकते हैं आप लोग बदतमीजी की पराकाष्ठा पार की जा रही है। यहां पर सुबनसिरी जो रिवर है यहां पर ये ट्रांस हिमालयन रिवर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो ये है रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि तिब्बत, इंडियन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होकर आप लोगों को गुजरती हुई नजर आती है। और आगे चलकर ये जो बांग्लादेश के साथ में होती है, गंगा के साथ में मिलकर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गुजर जाती है, जो आगे चलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सुंदरी नाम का ट्री है वहां पर, उसके नाम पर उसका नाम डेल्टा नाम रखा गया। ये यहाँ पर ज्वाइंट जो स्ट्रीम है जिससे आकर मिलती है, ये सुबनसिरी रिवर बनती है। यहाँ पर ये लोंगकोंग, ठीक है, तो लोंगकोंग चाऊ, इसी के साथ में यहाँ पर है च्याल चाहू और यहाँ पर ये सारी चाऊ, ये जो इसको फॉर्म करती हैं आगे चलकर। तो ये बेसिकली कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी के चलते मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें भी यहां पर बता डाली, ठीक है। तो अब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, यही यहां तक आज का लेक्चर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में काफी जो भी चीजें हैं बाकी आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे देखा, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे था यहाँ पर एजुकेशन के बारे में। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझी इसके बारे में, इसी के साथ में राइट टू एजुकेशन पढ़ा और फंडामेंटल ड्यूटी जो है पेरेंट्स की भी, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझी। इसी के साथ में जो नेक्स्ट न्यूज थी अभी हम लोगों ने देखी, इंटरनेशनल न्यूज थी, जो कि चाइना की बुरी हरकतें चल रही हैं खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर में, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने जो समझा था यहाँ पर, ये एयर क्वालिटी के बारे में समझा, क्या क्या चीजें हैं एयर क्वालिटी में, वो सारी चीजें हम लोगों ने काफी डिटेल में समझी। इसके अलावा स्टेट न्यूज हम लोगों ने देखी, जिसमें मैंने आप लोगों को बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसी के साथ में कुछ एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ टाइगर के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन दी और एग्जैक्ट कहां पर है कर्नाटक के अंदर, वो भी चीज समझी। डिफेंस के बारे में जो न्यूज थी, ये एक्साइज कवच के बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, इसके बारे में कहां पर क्या क्या चीजें लोकेटेड है वो भी हम लोगों ने समझी, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा लेक्चर ये एंजॉय किया होगा संडे के दिन भी। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का, और ये संडे की शाम तक, यानी कि आज शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा अपनी जगह पर, तो फिर वहां से आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। और इसी के साथ में सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है, सारी पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी कई सारे लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ आप लोगों को रिवीजन के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे, कुछ अलग से स्पेशल वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऐसी चीजें आने वाले टाइम में हम लोग कवर कर चलेंगे, ठीक है। जो आप लोग खुद से जो रिवीजन कर रहे हैं, जो भी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कई सारे बच्चे पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं काफी अच्छे लेवल पर। 6th एडिशन के आप लोगों का एक लेक्चर और बचा हुआ है, इसके बाद में 6th एडिशन तक आप लोगों की पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, यानी कि पॉलिटी का एक एक लेक्चर आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग कई सारे बच्चे तो रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं,
मैं भी सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ में उसका रिवीजन स्टार्ट करा दूं एक बार। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहले जैसे आपने कराया था उसी तरीके से रिवीजन स्टार्ट करा दिए। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और जो भी होगा मैं अपने हिसाब से जितना भी कर पाऊंगा उसको पॉलिटी को आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की कोई और राय हो तो आप लोग जरूर बताएगा। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। बाकी पीडीएफ सारी इकट्ठी यहां पर मिल जाती है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर पीडीएफ के साथ में और भी कई सारी चीजें शेयर करता हूं जो यहां पर ज्वाइन किए हुए हैं उनको पता होगा। एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, लेक्चर के अंदर कवर नहीं हो पाती है किसी रीजन की वजह से, कुछ और चीजें रहती है, मैप वगैरह जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगती है, अलग अलग जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनसे उठाकर भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो यहां पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता तो भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय